तो फ्रेंड जो पीछे वाली वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं और प्लांट्स के अंदर कैसे रेस्पिरेशन होता है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स के अंदर कैसे रेस्पिरेशन होता है। तो अलग अलग एनिमल्स में मतलब बहुत सारे मोड्स हैं रेस्पिरेशन के। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अमीबा के बारे में, जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर अमीबा के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, है ना। अमीबा एक ऐसे जो सेल मेम्ब्रेन होती है अमीबा की, ऐसी रेगुलर होती है, कोई शेप नहीं होती है, रेगुलर शेप होती है उसकी। तो जो अमीबा है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा और उसकी ये सेल मेम्ब्रेन है। तो जैसे मानो ये अमीबा है, ये वाटर के अंदर रहता है, ठीक है। ये मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। ये ऐसे वाटर के अंदर है। तो जो वाटर के अंदर कुछ डिसोल्व ऑक्सीजन होगी, जो वाटर के अंदर बहुत सारी ऐसे डिसोल्व ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, उस ऑक्सीजन को अमीबा अपनी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अपने अंदर ले लेगा। यानी जो ऑक्सीजन होगी वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अमीबा के अंदर चली जाएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वो अपनी जो बॉडी है उससे बाहर निकाल देगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा और ऑक्सीजन को अंदर लेगा। जो डिसोल्व ऑक्सीजन है उसको अंदर लेगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी वो भी डिसोल्व होकर बाहर निकलेगी। और ये जो ऑक्सीजन अंदर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, ये सब जो प्रोसेस हो रही है ये हो रही है डिफ्यूजन से। ये सब डिफ्यूजन हो रही है। तो अमीबा जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो अपने अंदर लेता है डिफ्यूजन से, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, वो भी डिफ्यूजन की प्रोसेस से। तो ऐसे अमीबा के अंदर रेस्पिरेशन होता है। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जो अमीबा है इसके अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है या एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और एनारोबिक में जो बिना ऑक्सीजन के हो जाए रेस्पिरेशन, उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो अमीबा के अंदर कौन सा रेस्पिरेशन हो रहा है बताओ। ठीक है, तो अमीबा के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, क्योंकि सामने साफ साफ दिख रहा है कि जो अमीबा है वो ऑक्सीजन को ले रहा है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो इसलिए इसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। अब और एनिमल जैसे अर्थवॉर्म है, उसके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो उसकी स्किन के थ्रू होता है। जो अर्थवॉर्म की स्किन होती है वो मॉइस्ट रहती है, मतलब गीली रहती है, और उससे अर्थवॉर्म के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है। और जैसे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, उनके अंदर जैसे फिश है ना, या फिर प्रॉन है। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन होता है गिल्स के थ्रू। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो गिल्स का यूज़ करते हैं, जो वाटर के अंदर डिसोल्व ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं वो रेस्पिरेशन करने के लिए, और गिल्स से ही जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो बाहर निकल जाती है। और जैसे इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर कैसे रेस्पिरेशन होता है ना। इंसेक्ट्स के अंदर कैसे रेस्पिरेशन होता है, तो इंसेक्ट्स की जो बॉडी होती है उसके ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको बोलते हैं स्पाइरेकल्स, है ना। तो ये स्पाइरेकल छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो अब पढ़ते हैं जो लैंड्स पे एनिमल रहते हैं जैसे डॉग, काओ, है ना, और या फिर जो फ्लाई करते हैं एनिमल जैसे बर्ड्स वगैरह, इनके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो इन सब के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो लंग्स के थ्रू होता है, जो हमारे फेफड़े होते हैं उनके थ्रू होता है। और एक चीज़ और, जो फ्रॉग होता है, जो मेंढक होता है, उसके अंदर दोनों तरीके से रेस्पिरेशन हो जाता है। लंग्स के थ्रू भी वो रेस्पिरेशन कर लेता है, और जो जैसे अर्थवॉर्म करता है ना मॉइस्ट स्किन के थ्रू, वो उसके थ्रू भी रेस्पिरेशन कर लेता है। अगर जो फ्रॉग वाटर के अंदर होता है तो मॉइस्ट स्किन का यूज़ करता है रेस्पिरेशन करने के लिए। अगर फ्रॉग ज़मीन पर है, बाहर है, पानी से बाहर है, तो वो अपने लंग्स का यूज़ करेगा रेस्पिरेशन करने के लिए। तो अब पढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, यानी ह्यूमन बींग्स के अंदर हमारे अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारे अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है लंग्स। हमारे अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं लंग्स। तो पहले पढ़ते हैं कि हमारे अंदर ब्रीथिंग कैसे होती है। तो ब्रीथिंग की दो प्रोसेस होती हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। अभी हम दोनों को पढ़ेंगे। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन द थ्योरिक कैविटी एक्सपेंड। जो इनहेलेशन का जब इनहेलेशन होता है तो हमारी जो थ्योरिक कैविटी है, थ्योरिक कैविटी बोलते हैं जो ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है हमारा, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, इसको थ्योरिक कैविटी बोलते हैं। तो जो इसका वॉल्यूम है, जो ये थ्योरिक कैविटी है, ये एक्सपेंड कर जाती है। तो इनहेलेशन बोलते हैं ब्रीथ इन को, जब हम सांस लेते हैं, जब अंदर की तरफ सांस एयर जाती है तो उसको इनहेलेशन बोलते हैं। और इनहेलेशन के टाइम पे जो हमारी थ्योरिक कैविटी है वो एक्सपेंड कर जाती है। और जो दूसरा पॉइंट है वो होता है
रिप्स लिफ्ट अपवर्ड, जो हमारी रिप्स होती हैं, जो पसलियाँ होती हैं, वो ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। जो हमारी मसल्स हैं जो अटैच हैं रिप्स से, वो उसमें मूवमेंट होता है, वो रिप्स को ऊपर की तरफ उठाती हैं, जिससे कि एक्सपेंड हो जाए थोरिक कैविटी। तो जो तीसरा पॉइंट है वो है डायफ्राम बिकम फ्लैट इन शेप। जो डायफ्राम होता है वो फ्लैट हो जाता है शेप में। वैसे नॉर्मली डायफ्राम जो होता है वो डूम शेप का होता है, डोम शेप का, इस टाइप का। और जो डायफ्राम होता है वो रिब्स के नीचे की तरफ रहता है ना। अभी हम डायग्राम बनाएंगे तो और मैं अच्छे से समझा दूंगा। तो डायफ्राम जो होता है वो फ्लैट हो जाता है शेप का, इस शेप से इस शेप में हो जाता है, ऐसे फ्लैट शेप का होता है। इस ऐसा करने से क्या होता है, जो थोरिक कैविटी है वो और ज़्यादा एक्सपेंड हो जाती है। तो जो फोर्थ पॉइंट है वो है वॉल्यूम ऑफ द लंग्स इंक्रीज एंड एयर एंटर इन द लंग्स। जो वॉल्यूम होता है लंग्स का वो बढ़ जाता है और एयर जो होती है लंग्स के अंदर एंटर कर जाती है। वॉल्यूम क्यों बढ़ता है लंग्स का, क्योंकि जब लिफ्ट जो रिप्स हैं वो ऊपर की तरफ लिफ्ट होने से, और जो डायफ्राम है वो जो फ्लैट शेप का होने से, ऐसा करने से जो थोरिक कैविटी है वो एक्सपेंड कर जाती है। जब थोरिक कैविटी एक्सपेंड करेगी तो खुद ही वॉल्यूम जो होगा लंग्स का वो इंक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज करने से लंग्स का जो प्रेशर है अंदर लंग्स के वो कम हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर कम होगा, उसकी वजह से जो बाहर की एयर है वो लंग्स के अंदर चली जाएगी। अब एयर के अंदर बहुत सारी गैसेज होंगी, ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन होगी। उसमें से जो ऑक्सीजन होगी उसको हम डिफ्यूजन के अपने अंदर ले लेंगे, जो हमारी बॉडी में सेल्स को जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे हम इनहेलेशन करते हैं। इनहेलेशन मतलब जैसे हम जो एयर है उसको अंदर लेंगे बॉडी के अंदर, उसको इनहेलेशन बोलेंगे, और ये मैकेनिज्म है इनहेलेशन का। अब पढ़ते हैं कि एक्सहेलेशन कैसे होता है। तो एक्सहेलेशन में क्या होता है, जो थोरिक कैविटी है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, जबकि इनहेलेशन में जो थोरिक कैविटी थी वो एक्सपेंड हो रही थी, और एक्सहेलेशन में थोरिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट होगी। और दूसरा है तो रिप्स मूव डाउनवर्ड। जो एक्सहेलेशन है उसमें जो रिप्स है वो नीचे की तरफ मूव करेंगी, जबकि इनहेलेशन में रिप्स जो था वो ऊपर की तरफ मूव कर रही थी। तो डायफ्राम बिकम डोम शेप। जो डायफ्राम है वो डोम शेप का हो जाता है, जबकि जो इनहेलेशन में डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाता था, लेकिन जो डायफ्राम है जो एक्सहेलेशन में डायफ्राम डोम शेप का हो जाता है, यानी इस शेप का ऐसे हो जाता है कुछ। ऐसा करने से जो डायफ्राम को डोम शेप होने से जो थोरिक कैविटी है वो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में आसानी होती है। तो वॉल्यूम ऑफ द लंग्स डिक्रीज एंड एयर एग्जिट फ्रॉम द लंग। जो वॉल्यूम होता है लंग्स का वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो डायफ्राम है वो डोम शेप का हो गया और जो रिप्स हैं वो नीचे की तरफ मूवमेंट कर गई। ऐसा करने से जो लंग्स का वॉल्यूम है वो कम हो गया, और ऐसा करने से जो एयर है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है लंग्स के अंदर, जो ब्लड से आई है, जो रेस्पिरेशन से वेस्ट निकला है, वो हमारे लंग्स से बाहर निकल जाती है। तो ऐसे एक्सहेलेशन की जो प्रोसेस है वो पूरी होती है। तो अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के बारे में। और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो तो ये लंग्स हैं, और हम एयर कैसे लेते हैं लंग्स के अंदर को उसको पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले एयर जो लेते हैं वो नोज से लेते हैं, है ना। ये मैंने ऐसे डायग्राम बनाया, ये नोज है, और नोज के यहाँ पर जो नोस्ट्रिल्स हमारे जो दो होल्स हैं इनको नोस्ट्रिल्स बोलते हैं, है ना, नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। और नोस्ट्रिल से अंदर को जो ये रास्ता जा रहा है ना, एयर का जो ये जो पैसेज है इसको बोलते हैं नेजल पैसेज। उसके बाद नोजल पैसेज के बाद यहाँ पर आता है फेरेंक्स। फेरेंक्स क्या करता है, यहाँ पर जो माउथ वाला जो पार्ट है फूड का और एयर का दोनों का कॉमन पैसेज है फेरेंक्स। फेरेंक्स से नीचे को जो ये जो पाइप जा रहा है ये हमारा फूड पाइप जा रहा है, जो कि ओसोफेगस है, जो हमने डाइजेशन में पढ़ा था। लेकिन फेरेंक्स से इस साइड को जो पाइप जा रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं विंड पाइप या फिर ट्रैकिया। विंड पाइप या फिर ट्रैकिया। उसके बाद जो ट्रैकिया है इसके ऊपर ऐसे रिंग्स हैं, ये कार्टिलेजियस रिंग बोलते हैं या फिर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये रिंग्स इसलिए होती हैं कि जैसे एयर जाती है लंग्स के अंदर को फिर बाहर आती है, तो रिंग्स हेल्प करती हैं कि जो ये ट्रैकिया है ये कोलैप्स नहीं हो जाए, ऐसे चिपक नहीं जाए, इसलिए ये रिंग्स ऐसे बनी हुई होती हैं। तो क्या होता है कि जो एयर होती है वो सबसे पहले यहाँ से ऐसे नोस्ट्रिल से होते हुए नाजल पैसेज से होते हुए फेरेंक्स से यहाँ तक आती है। उसके बाद एयर इधर की साइड को ऐसे मुड़ जाती है, क्योंकि यहाँ को नीचे को जाएंगे तो ये फूड पाइप है, और जो एयर है जो फूड होता है वो तो इस वाले पाइप में को नीचे को चला जाता है, और जो एयर है वो इधर की साइड को मुड़ जाती है। उसके बाद इधर को आती है, और यहाँ पर ये बॉक्स टाइप का देख रहे हैं, इसको बोलते हैं लैरिंक्स। ये हमारा वॉइस बॉक्स है जो हम ना लैरिंक्स या फिर इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। तो जब हम एयर अंदर लेते हैं अपने ब्रीथिंग करते हैं तब ऐसे एयर जाती है अंदर को, और ये जो फिर दो पाइप में जो हमारा ट्रैकिया है वो दो पाइप में ऐसे डिवाइड हो जाता है, इसको ब्रोंकस बोलते हैं, है ना। ये जो दो पाइप हैं इनको बोलेंगे
ना ब्रोंचस। उसके बाद जो ये 2 पाइप हैं, ये और भी बहुत सारे छोटे छोटे जो ऐसे पाइप में ऐसे डिवाइड हो गए, उनको ब्रोंचियोल्स। और जो हर ब्रोंचियोल्स है उसके लास्ट में एक ऐसे एयर सैक टाइप का जो ऐसे देख रहा हो तुम, ऐसे गोल गोल सा है, इसको एल्वियोलाई बोलेंगे। एल्वियोलाई है ना। उसके बाद और ये जो सारी जो चीज़ है जो हमारे लंग्स है, ये हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर है, चेस्ट कैविटी या फिर इसको थोरिक कैविटी भी बोलेंगे, है ना। और ये जो नीचे है इसको डायफ्राम बोलेंगे। डायफ्राम हेल्प करेगा जो ब्रीथिंग के लिए है, अभी हमने पढ़ा था ना मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, उसमें डायफ्राम हेल्प करता है। तो जो एयर होती है वो ऐसे सबसे पहले नोज के थ्रू नोस्ट्रिल्स के अंदर जाएगी, नोस्ट्रिल से नोजल पैसेज के अंदर को होते हुई फिर ऐसे फेरेंक्स के यहाँ को जाएगी, उसके बाद ऐसे लैरिंक्स के यहाँ को वहाँ पे जाएगी, फिर विंड पाइप के अंदर आ जाएगी या फिर ट्रैकिया के अंदर आ जाएगी एयर्स, ऐसे जाके ऐसे घूम के यहाँ तक आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से दोनों जो ब्रोंचस हैं उसके अंदर ऐसे डिवाइड हो जाएगी, आधी कुछ इधर को चली जाएगी कुछ इधर को, फिर उसके बाद जो छोटी छोटी ब्रोंचियोल्स हैं उसके अंदर को चली जाएगी, ऐसे सब में पहुंच जाएगी पूरे लंग्स के अंदर ना। ऐसे इस साइड भी होगा, मैं इस साइड बना रहा हूँ। और जो ब्रोंचियल्स है उसके लास्ट में ऐसे एल्वियोलाई हैं, ये जो ना ये वाली चीज़ जो ये एल्वियोलाई है, जो सारा काम होगा, जो डिफ्यूजन का जितना भी सारा काम होगा वो सब एल्वियोलाई के अंदर ही होगा। ये इतना एल्वियोलाई से पहला पार्ट जो था वो सारा पार्ट था बस ऐसे हमारी जो ब्लड है उसको ऐसे एक तरीके से कनेक्ट कर रहा था, बाहर से एयर से कनेक्ट कर रहा था। और जो सारा बाकी पार्ट है वो तो एक ऐसे समझो ट्यूब जैसा है, जो पूरा पार्ट है वो एक ट्यूब है जिससे ऐसे एयर अंदर को आ रही है। अब एल्वियोलाई के अंदर होता है सारा काम। एल्वियोलाई के अंदर जो होती है बहुत छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो कि जो ऑक्सीजन होती है एल्वियोलाई के अंदर, जैसे एयर ली हमने, एयर ऐसे जाएगी अंदर। अब एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन एल्वियोलाई के अंदर पहुंचेगी और एल्वियोलाई उस ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर डिफ्यूजन के थ्रू एंटर करा देगा, और जो ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसको अपने अंदर ले लेगा। डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पे प्रोसेस होगी। एल्वियोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन है वो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो एल्वियोलाई से ब्लड के अंदर चली जाएगी, और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोलाई के अंदर चली जाएगी। अब एल्वियोलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, यहाँ पर क्या होगा एल्वियोलाई के अंदर, ब्लड को तो ये ऑक्सीजन देगा और क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, है ना, ऐसे। अब उसके बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई के अंदर चली गई तो एल्वियोलाई कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसे ब्रोंचियोल्स को देगा, फिर ब्रोंचियोल्स से ब्रोंकस में जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ही जैसे आई थी एयर ऐसे ही बाहर निकल जाएगी। और जो ये ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड के अंदर डिफ्यूज हुई है, ब्लड उस ऑक्सीजन को सारे ऐसे सेल्स तक पहुंचा देगा, सारी सेल्स तक हमारी बॉडी की ऑक्सीजन को। और वहाँ पर जब रेस्पिरेशन होगा, जब प्रोसेस होगी एरोबिक रेस्पिरेशन, जो पूरी प्रोसेस होगी फूड का, जब ऑक्सीडेशन होगा तब ये ऑक्सीजन वहाँ पे काम आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगी। तो जब ऐसा होगा कि देखो यहाँ से हमने ये पूरी जो ऑक्सीजन है वो एल्वियोलाई तक पहुँच गई, एल्वियोलाई ब्लड में ट्रांसफ़र करेगा और ब्लड उसको पूरे सारे टिश्यू में जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं वहाँ पे पहुँचा देगा। अब सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी वो ब्लड को दे देंगी, ब्लड आकर फिर एल्वियोलाई को दे देगा, एल्वियोलाई से वो ऐसे बाहर निकल जाएगी। तो ऐसे हमारी जो पूरी बॉडी है उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। और जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है, जो नॉर्मली जो अगर एक कोई अडल्ट ह्यूमन है तो उसके अंदर 15 to 18 टाइम्स रहता है 1 मिनट के अंदर, पर मिनट, है ना। 1 मिनट के अंदर 15 से 18 बार जो हम ऑक्सीजन को या फिर एयर को अपने अंदर लेते हैं और फिर ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो एक साइकिल होती है ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करने को एक साइकिल बोलेंगे, और उससे ऐसे 15 से 18 बार हम 1 मिनट के अंदर करेंगे। लेकिन जब कोई फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, हम रनिंग करेंगे या फिर कुछ ऐसे भारी काम करेंगे, तब ये 15 से 18 टाइम से ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन जो अगर ऐसे साथ बैठे हैं तो 15 से 18 टाइम रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्लास को फिनिश करते हैं। अभी हमने न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ लिया है। हमारा ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रीशन वाला टॉपिक बचा है, उसको हम जो अगली क्लास आएंगी उसमें कवर कर लेंगे। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। अगर आपको इसी में कोई भी अगर डाउट आता है तो आप कमेंट में लिख कर पूछ सकते हो।